नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना की जो महामारी है जिसके ऊपर हम लगातार पीछे चर्चा भी करते आ रहे हैं और पूरे मीडिया जगत में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। और मीडिया जगत ही क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई घर भी इससे अछूता होगा जहां पे इस विषय में, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हो रही हो। पिछले 24 घंटों में 2,59,170 नए मामले आए और 1,761 मौत हो गई हैं कोरोना से। जो 1,761 मौत है कोरोना से, ये आंकड़े कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इसके ऊपर हम फिलहाल चर्चा नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं और यह इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि अगर आप अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, हिंदू की बात कर लें, रॉयटर्स की बात कर लें, दैनिक भास्कर की बात कर लें, हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर लें, कुछ ऐसे अभी भी जो पब्लिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं से ये खबरें निकाल के ला रहे हैं कि कहीं पे, अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगातार वहां की मौतों को कम करके सरकार दिखा रही है, जबकि मीडिया वहां पे कवरेज करके दिखाता है कि अगर आपके इस शहर में 8 मौतें आप दिखा रहे हैं या 4 मौतें दिखा रहे हैं तो 112 जो चिताएं जल रही हैं वो कहां से। इसी तरह से रॉयटर्स ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि इंडिया के जो डेथ नंबर्स हैं उनके ऊपर कितना विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने डिटेल में रिपोर्ट छापी है कि गुजरात में सूरत जैसे शहर को बताया है कि वहां पे जो फर्नेस है, यानी कि जहां पे क्रिमेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, वो मेल्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको विराम नहीं मिल रहा है, लगातार वो चिताएं जल रही हैं, जिसके कारण ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज हम लोग निगेटिव बात कोई भी नहीं करेंगे। आज हमें यह समझना है कि हमारे देश में जो ये कोरोना की महामारी फैल चुकी है, दोबारा से बड़े स्तर पे ना टेस्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि आज ही हमने देखा कि गाजियाबाद में 170 टेस्ट की ही सिर्फ और सिर्फ परमिशन है, जो सरकारी सेंटर है, कि 170 टेस्ट होंगे बस, उसके बाद खत्म। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आइए, सुबह 8 बजे से लाइन लगाइए, लंबी लाइन लगाइए, जैसे 170 नंबर पूरे हो जाएंगे अगले दिन आपको आना है। इसी तरह से बहुत सारे शहरों का आ रहा है। कोरोना की जो वैक्सीन के सेंटर्स हैं, कई सारे जगहों पे सेंटर्स पे वैक्सीन की शॉर्टेज है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। इतने सारे फोन जानने वालों को आते हैं कि भाई कहीं से हमें बेड दिलवाइए। हम भी लाचार होते हैं, असहाय होते हैं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है कि हम ऐसी कोई सुविधाएं करा पाए। सरकार कई बार कह देती है, आज यहां तक की नौबत आ गई कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। हमने कहा भाई सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाओ, केजरीवाल साहब रोज कहते हैं हमारे यहाँ पे बेड खाली है। आज पता लगा वहां भी कहीं कोई बेड नहीं है। ऊपर से केजरीवाल साहब ने कह दिया जी ऑक्सीजन की हमारे यहाँ शॉर्टेज होने वाली है, 6 घंटे की सिर्फ ऑक्सीजन बची है, जिसमें कुछ मुख्य अस्पताल भी सामने निकल के आए, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास 5-6 घंटे की ऑक्सीजन सिर्फ बची हुई है। लेकिन सवाल ये है, ये सब चीजें तो निगेटिव चीजें हो गई एक तरह से, या यूं कह लो असलियत हो गई सामने, लेकिन जो जनता है, जो बार बार टीवी देखती है, इस तरह के समाचार सुनती है, उनके मन में एक नकारात्मक भाव पैदा होता जा रहा है, डर पैदा हो रहा है कि भाई ऐसी स्थिति में यदि हमें या हमारी फैमिली मेंबर में किसी को कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आज हम डॉक्टर्स की टीम के साथ में यही समझना चाहेंगे कि कोरोना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से वो बच सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम समझें कि हमें वाकई में कोरोना ही है या नॉर्मल फीवर है या सर्दी खांसी है या कुछ भी है। क्योंकि कई बार अब इस वक्त जैसे भी किसी को भी कुछ फीवर होता है, आदमी सोचता है कोरोना हो गया, आदमी को लगता है कि खांसी जुकाम हो गई, गले में कुछ खराश आ गई, डर लगा रहता है कि कोरोना हो गया। तो इन्हीं सब विषयों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है सारा, और ये आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान हैं जो सीनियर कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर अलका चंद्रायन है जो यूनाइटेड किंगडम से जुड़ी हुई हैं और जनरल फिजिशियन हैं, डॉक्टर सुमाया शेख ये स्वीडन से जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर मधु उपाध्याय दिल्ली से हैं, और वीरेंद्र जी हैं जो एनजीओ है आस एनजीओ, इसके कन्वीनर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहले तो मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति है कि अभी उनको
पैनिक करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थिति से आप बिल्कुल वाकिफ हैं कि लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो बेड नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके लिए वो क्या करें जिससे घर में भी वो अपना ट्रीटमेंट, घर में भी अपना आराम कर सकते हैं? जी, पहले तो स्थिति को अलग रखिए, और पैनिक जो आपने कहा, पैनिक की स्थिति में, पब्लिक पैनिक में है। पहली बात, पैनिक ना करें। क्यों ना करें मैं बताता हूं। स्थिति गंभीर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो केसेज जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ओब्वियसली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, रफ्तार और तेज होगी, और अगले 1.5-2 महीने तक ये रफ्तार तेज होती जाएगी। तो स्थिति गंभीर है, लेकिन पैनिक क्यों ना करें। पैनिक करके आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, आप स्ट्रेसफुल होंगे। हो सकता है आपको कोरोना का संक्रमण हुआ भी नहीं हो, और आप स्ट्रेस में कोरोना संक्रमण के चक्कर में हॉस्पिटल भागने लगे। नंबर 2, मैक्सिमम केसेज आज भी होम आइसोलेशन में क्योर हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत है, आने वाले अभी आगे के डिस्कशन में बताता हूं। तीसरी बात, पैनिक होकर मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, और कोरोना के अलावा और कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो क्लिनिशियन की सलाह में जब बोलें एडमिशन की जरूरत है, तभी एडमिट करें। तो स्थिति गंभीर है, लेकिन पब्लिक को किस तरह से सामंजस्य करना है स्थिति को देखते हुए और अपने सारे इंतजाम को देखते हुए, इसकी बहुत जरूरत है। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। डॉक्टर मधु, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं लगातार तेजी से, अभी भी देखिए 2,59,000 नंबर आ गए, संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है, और मुझे लगता है अगर ये टेस्ट की संख्या कहीं बढ़ जाए तो ये नंबर्स भी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले कितने समय में ये जो चेन है ब्रेक हो पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो नंबर्स का जो खेल है, टेस्टिंग की हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, क्योंकि नंबर ऑफ लैब्स जो हमारे पास हैं, जो कोरोना रिलेटेड आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो इसलिए कई बार होता है कि सरकार को एक सीमित नंबर निर्धारित करना पड़ता है, ताकि जितने हमारे लैब्स की कैपेसिटी हो वो सैचुरेट ना हो। अदरवाइज इस स्थिति में जो प्रॉब्लम आएगी वो ये होती है कि हमने सैंपल तो दे दिया, लेकिन हमारी रिपोर्ट 2 दिन 3 दिन तक डिले हो जाएगी, और उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं संक्रमित हूं तो मुझे इस अपनी स्थिति की जानकारी नहीं होगी, और मैं वो प्रिकॉशंस जो एक कोविड पॉजिटिव केस को लेना चाहिए, शायद मैं वो प्रिकॉशन ना ले पाऊं और बीमारी एक से दूसरे में फैलती रहे। तो इसलिए नंबर्स रेस्ट्रिक्ट करना एक बात है, लेकिन जिस रेट से ये बीमारी, जिस दर से ये बीमारी आम जनता में फैल रही है, अभी भी हम कह रहे हैं कि शायद जो एक सेकेंड वेव की पीक है, वो इंडिया अभी वो पीक पार नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब है कि अभी आने वाले दिनों में जो अभी नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स हैं, इसमें हो सकता है कि जो हमारे केसेस हैं अभी 2.67 लाख से ऊपर भी हम जा सकते हैं। एक बार पीक आने के बाद जो बाकी के देशों में हमने देखा है, जो अभी तक का डेटा हमारे पास मौजूद है, पर्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर की सेकेंड वेव और थर्ड वेव आई हैं, तो इनमें ये देखा गया है कि औसतन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। एक बार जब ये स्पाइक आता है तो वापस से नंबर अपने लिमिट में, या बेसलाइन तो खैर वो अब कभी रीच नहीं कर पाएगा जैसे हालात हैं, पर फिर भी पीक का जो डाउन ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड आने में 2 से 3 महीने का टाइम गैप हो जाता है। तो अभी के जो हमारे जो डेटा है या जो भी एविडेंस है फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो यही बताती हैं कि एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम गैप होगा स्थिति को नॉर्मलाइज करने में, और शायद जो अभी सेकेंड वेव की पीक है, अभी वो पीक हमारे यहाँ अचीव नहीं हुई है। यानी कि अभी लगता है कि जो पीक है वो अचीव नहीं हुई है, यानी कि नंबर्स और तेजी से बढ़ सकते हैं। जी, अगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़े, जो स्प्रेड है कम्युनिटी में वो तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो हम अपने टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पर ही बताते हैं। तो अगर हम टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ा सकें तो डेफिनेटली अभी नंबर्स और ऊपर जाएंगे। जी, यानी कि टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो नंबर्स जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे। डॉक्टर अलका, यूके में किस तरह से कोरोना कंट्रोल में हो पाया है? क्या वहां पे भी स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से यहाँ इंडिया में हम देख रहे हैं कि नंबर्स एकदम से शूट अप हो गए हैं, तो वहां कैसे मैनेज किया जा रहा है चीजों को?
नमस्कार। इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत ब्रॉड बेस्ड अप्रोच की जरूरत है और उस अप्रोच में बहुत सारे तरीकों को इनकॉर्पोरेट करना होगा। साइंटिस्ट्स अपना काम कर रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स फिगर्स देख रहे हैं और एक अप्रोच बता रहे हैं, सो दैट एक ब्रॉड बेस्ड टर्म हम लोग यूज करते हैं लॉकडाउन। उसका बहुत सारा एस्पेक्ट्स है। लॉकडाउन लगा ले और बहुत सारे लोग ट्रेन से, बसेस से, टैक्सी से या फिर शादी में या किसी की मौत पे जा रहे हैं, तो वो पूरा मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अभी यूके में ठीक है, वैक्सीन काफी ज्यादा दिए जा चुके हैं, जिसके कारण अगर री इन्फेक्शन भी हो रहा है तो ये साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं कि वो काफी माइल्ड सिम्टम्स के साथ हो रहा है। और यूके में वन ऑफ द कंट्रीज है जिसमें कि लॉकडाउन सबसे ज्यादा और काफी देर तक है। हैविंग सेड दैट, लॉकडाउन एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। उसके साथ कुछ कुछ जैसे स्कूल वापस चले गए हैं, बच्चे फेस टू फेस स्कूलिंग कर रहे हैं और एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ रेगुलेशंस है। और आई अग्री कि पैनिक स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। यस, पैनिक तो ऑफ कोर्स हो सकता है, सारी दुनिया है, लेकिन उस अप्रोच को बदलना है क्योंकि जिंदगी को चलाना है। और अभी के जो जनरेशन है जो अभी 10 से 15 साल के बीच में है, उस जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे लाना है। तो एक पैनिक सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग बना देंगे तो बहुत मेंटल हेल्थ, साइकाइट्रिक, इमोशनल हेल्थ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे और हम वो नहीं चाहते हैं, उसकी पैंडेमिक आ जाएगी। तो एक बहुत सारे तरीकों को इन्वॉल्व करके, और मैं एक बहुत ही जनरल एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ बिकॉज मेरा फील्ड ही बहुत ही जनरल है। तो यूके में ठीक है, फिगर्स काफी कुछ मैच कर रहे हैं जो सितंबर लास्ट ईयर में थे साइंटिस्ट के हिसाब से, एपिडेमियोलॉजिस्ट के हिसाब से, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ही धीरे धीरे सभी चीजों को धीरे धीरे खोलने की जरूरत है। जैसा आपने देखा प्रिंस फिलिप की फ्यूनरल में भी उतने कम गिने चुने लोग थे। तो ये दिखाना है जो सो कॉल्ड टॉप पे हैं इस प्लेटफॉर्म में, जिसको हम सो कॉल्ड टॉप पे लेते हैं, उन लोगों को दिखाना है कि कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ भी मेरा छोटा सा अप्रोच। थैंक यू। जी जी, डॉक्टर सुमाया शेख, इंडिया में खास तौर से रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन को लेके बहुत ही मारकाट मची हुई है, जिसको सही शब्दों में कहें काला बाजारी हो रही है, शॉर्टेज है, मिल नहीं रहा है। 5,000 का लेके 50,000 रुपए तक उसके प्राइसेस की डिमांड करी जा रही है, बट उसके बावजूद भी चीजें मिल नहीं पा रही। अभी कहीं से पता लगा कि 5 करोड़ रुपए के इंजेक्शंस किसी ने डंप किए हुए थे। लेकिन एक अभी आपने जो आर्टिकल लिखा है अर्थ न्यूज में, जो एक ट्रायल जो आपने कहा कि 4 फेजेस का था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रेमडेसिविर कामयाब नहीं है इस कोरोना से लड़ने के लिए? थोड़ा सा विस्तार से बताएं इसके बारे में। जी, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो ऑल्ट न्यूज़ हमारा एक फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे साइंस के बारे में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आती है उसमें हम बात करते हैं। तो हम डेटा यूज करते हैं, हम ऐसे ओपिनियन नहीं देते या किसी क्लिनिशियन से या साइंटिस्ट से लेकर हम ओपिनियन नहीं छाप रहे। तो हमने एक रिव्यू किया, सारा 4 इनके बड़े ट्रायल्स आए थे रेमडेसिविर के, और पिछले साल ही सारे पब्लिश हुए थे। और इस साल जो एंड में जो एक बहुत बड़ा ट्रायल था वो पब्लिश हुआ था मेरे ख्याल में फरवरी में। तो जो पहले 2 ट्रायल्स थे वो पहला तो एक लैंसेट का था और पहले 2 ट्रायल्स थे वो अलग अलग किस्म के थे। एक 10 दिन का डोज देकर देख रहे थे और एक 5 और 10 दिन का, दोनों अलग अलग टाइम पॉइंट्स पे देख रहे थे। और वो कह रहे थे कि इसके जो इफेक्ट्स आने चाहिए वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं थे। इसका मतलब ये होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में कि आप लोग कई बार ये कहते हैं कि मैंने अपने रिश्तेदार को या फैमिली फ्रेंड को या कोई और दोस्त को, घर वालों को ये दवाई लेते हुए देखा और मैंने देखा कि ये दवाई उन्हें ठीक कर रही है। तो जब आप मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं, इनकी रिसर्च की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता।
आपको एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के अंदर वो बार बार एक रिपीटेडली आपको कंसिस्टेंटली उसका इफेक्ट देखना होता है। और अगर एक बार बार जब वो देखा जाए बहुत ही बड़े ग्रुप के अंदर अलग अलग तरीके से, और वो फिर भी दवाई इफेक्ट कर रही, उसी का मतलब है कि वो दवाई वाकई में उसे इफेक्ट कर रही है, कोविड को जैसे कम कर रही है या नहीं। तो जब लोग कहते हैं हमने देखा है हमारे रिश्तेदार में ये हो रहा है, तो उसे वैसे नहीं टेस्ट किया जाता, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर कोविड के लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत उनमें से कम मात्रा में लोग हैं जो सीवियर कोविड जिसे कहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होती है जिसमें, उसमें जाते हैं, और उनमें से भी एक छोटा परसेंटेज होता है जिनकी डेथ होती है। पर वो बहुत ही सीवियर जो कोविड होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, वो बहुत ही मुश्किल वक्त गुजरता है। तो जब वो कहते हैं कि हमने देखा है हमारे रिलेटिव्स को, ऐसे नहीं टेस्ट किया जाता। तो इन फर्स्ट जो दो ट्रायल्स आए थे उन दोनों में इसका इफेक्ट नहीं देखा था स्टेटिस्टिकली, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स के दौरान देखते हैं कि ग्रुप ए है जिसमें ट्रीटमेंट दिया है, ग्रुप बी है जिसके अंदर आपने प्लेसिबो या कंट्रोल दिया है, जिसका कंपैरिजन हो सकता है। तो प्लेसिबो या कंट्रोल ऐसी चीज होती है जिसके अंदर वो दवाई नहीं होती। तो वो दो चीजों को कंपेयर करें एक बड़े ग्रुप में, और वो दोनों को स्टेटिस्टिक्स से इवैल्यूएट करें। तो वो दो जो स्टडीज थी वो छोटे सैंपल्स थे, उसमें पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं थे, फिर भी वो स्टडीज के अंदर दिखाया गया था कि कोविड की जो डेथ रेट है या हॉस्पिटलाइजेशन की रेट है वो रेमडेसिविर से कम नहीं हो सकती। पर एक और स्टडी आई थी, वो अमेरिकन स्टडी थी, जिसमें ACTT1 कहते हैं उसे। तो उसके अंदर ये दिखाया गया था कि शायद कुछ डिफरेंस है जो रेमडेसिविर दे सकता है, और हो सकता है कि इस तरह की डिजाइन बनाई गई हो जिसके अंदर रेमडेसिविर पहले इफेक्टिव नहीं था। तो फिर लोगों में ये एक कंफ्यूजन आ गई कि नहीं, हमें रेमडेसिविर को टेस्ट करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, और उसे जो हम एक्स वीवो कहते हैं, आउटसाइड ह्यूमन और आउटसाइड एनिमल या आउटसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने टेस्ट किया है। कई सारी स्टडीज आई हैं, उनमें से एक स्टडी मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखी है, आउटसाइड द एनिमल्स एंड ह्यूमंस और आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी प्राणी के या इंसान के बाहर हम जो पीट्री डिश वगैरह में टेस्ट करते हैं या लैब में टेस्ट करते हैं, उसके अंदर ये एक बहुत ही अच्छा वायरल इनहिबिटर है। तो जो वायरल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें से जो एक प्रोटीन है उसको वो इनहिबिट करता है, तो वो वायरस की ग्रोथ है वो कम कर देता है। तो वो बैकग्राउंड था इस सजेशन का कि शायद रेमडेसिविर कोविड कम कर सकता है। पर बाद में एक बहुत बड़ा ट्रायल आया, ये WHO ने स्पॉन्सर किया था, जिसे हम सॉलिडारिटी ट्रायल कहते थे। उसमें कई सारे लोग, और वो अभी भी बड़े मात्रा में टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी वो रोका नहीं। डॉक्टर सुमैया, अगर हम इसको आसान भाषा में दर्शकों के लिए समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? जी, तो ये जो आखिरी वाला जो ट्रायल मैं बताना चाह रही हूँ उसमें बहुत सारे लोग हो गए। तो जैसे 12,000 की कोट उन्होंने टेस्ट कर लिया। तो हमें इन सब लोगों के जो हमने देखे रिजल्ट्स, फिर वो जब रिजल्ट हम पूल करते हैं, जब जमा करते हैं, तब हम बड़ा एक रिजल्ट देखते हैं। वो कहता है कि ये किसी भी तरह से डेथ जो है, मोर्टेलिटी है, ये मरने की जो भी रिस्क है कोविड से, उसे कम नहीं करता। तो मैं एक प्रोसेस बता रही थी, क्योंकि हर बार कभी कहते हैं कि हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ काम कर रहा है, पर वो ऐसे नहीं होता। तो जब हम बड़ी मात्रा में लोगों में टेस्ट करते हैं तो मोर्टेलिटी ये कम नहीं करता, और कोविड में जो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड है, जितना लंबा पीरियड रहते हैं, उसे भी वो कम नहीं करता। तो ये करता क्या है, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा सवाल है, और ये अभी जानने की जरूरत है। पर हमने अभी तक जितने भी ट्रायल्स देखे हैं उसमें इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। हो सकता है शायद कि शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब उसे दे दिया जाए, ऑक्सीजन जब इसकी बहुत लो है, किडनी लिवर फंक्शन बहुत लो है, और बिल्कुल शुरू में शायद दे दिया जाए, तो शायद कुछ हो सकता है। पर हर एक को नहीं देना चाहिए, और वो भी हमें पक्का नहीं पता कि वो शुरू में देकर इसे कुछ कर सकते हैं या नहीं, इसे कोविड कम कर सकते हैं नहीं। जी सुमैया जी, डॉक्टर अंशुमन, अगर आपकी इजाजत हो और डॉक्टर सुमैया की इजाजत हो तो मैं इससे साधारण भाषा में पब्लिक के लिए एक लाइन बता देता हूँ। जी। रेमडेसिविर जिसकी मारामारी
अगर उसको गांव वालों के मुंह से सुने तो वो कहते हैं राम देसी वीर। राम है, देसी है और वीर है, पहलवान है जी। मतलब एक एक गांव के लोगों को पता चल गया कि 6 खुराक रेमडेसिविर मिल जाए तो राम सीधा सीधा आके हमारे लोगों का, हमारे परिवार की रक्षा कर लेंगे। सच्चाई क्या है कि जितना इसको कवच कुंडल समझ लिया हिंदुस्तान ने, इस दवाई का उतना रोल नहीं है, न आईसीयू स्टे में, न किसी की मौत को रोकने में। और अगर और सीधे बताऊं, ब्लंटली बताऊं तो रेमडेसिविर अभी तक के रिसर्च पेपर से कोरोना के इलाज की दवा नहीं साबित हुई है। सिमिलरली टोस्लिजुमैब और प्लाज्मा थेरेपी की सेम कंडीशन है। लेकिन कहते हैं मुहावरे में, मरता क्या नहीं करता, जो भी उनको एडवाइस किया जा रहा है कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे पिछले साल जब अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं मशरूमिंग की तरफ उभर रही थी, तब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भी एंटी कोरोना बता दिया गया था। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन आज भी चल रही, जो एंटीबैक्टीरियल दवा है कोरोना में, और न जाने अनगिनत। तो डॉक्टर सुमैया ने जैसे उदाहरण के तौर पे कहा, हमने देखा, मेडिकल साइंस पे बिलीव नहीं करता कि हमने देखा से नहीं, देखा तो प्रूव करो और रिजल्ट को रिप्रोड्यूसिबल करो। इंटरनेशनल कई एजेंसी हैं जिसने इंडिया के इस डिसीजन को या मूवमेंट को क्रिटिसाइज तक किया है कि इतना अनइनोवेटेड आप रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर क्यों रहे हो। बहुत सारी एजेंसी ने क्वेश्चन किया है। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे एक ट्रायल के बारे में डॉक्टर सुमैया ने बताया, कभी कभी कंपनी बायस ट्रायल होती है। कंपनी के द्वारा कराए गए ऐसे प्रयोग, ऐसे रिसर्च पेपर होते हैं जो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उलझा के स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और इक्विवोकल करके छोड़ देते हैं कि ले सकते, हो सकता है फायदा हो जाए। तो ये एक व्यापार का भी तरीका होता है। इसलिए जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप समझिए ये डायरेक्ट इसका इलाज नहीं है। अगर डॉक्टर उस समय क्लिनिकल सिचुएशन को देखते हुए लगता है जरूरत है, तभी लगाए जाते हैं। इसलिए पैनिक ना करें। डॉक्टर अंशुमान, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स रेमडेसिविर, कैन पेशेंट रिफ्यूज? यस, जिनको प्रिस्क्राइब होता है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करें। डॉक्टर साइंटिफिक एविडेंस हमें दे दीजिए, वैज्ञानिक तथ्य दे दीजिए, कौन से ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो बता रहा है कि दें तो पक्की बात है इतना फायदा होगा, नहीं दे तो इतना नुकसान होगा। मैं बता रहा हूं, एक भी डॉक्टर इसके ऊपर कोई भी सब्सटैंशियल मतलब पुख्ता सबूत देने के काबिल नहीं है आज की डेट में। जी डॉक्टर अंशुमान, एक किसी के साथ में एडेड क्वेश्चन, जो प्लाज्मा की भी बात कई बार चलती है ना, आज जैसे किसी की बात हुई तो हमने कहा प्लाज्मा किसी ब्लड बैंक से है, वहां पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। अब वो पेशेंट का ये कहना था उनके परिवारजनों का कि भाई डॉक्टर ने हमें मना किया है कि भाई हमें डोनर ही चाहिए, आप प्लाज्मा वहां से लाओगे, हम चढ़ा तो देंगे लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है। काउंटर क्वेश्चन मैंने उनसे ये किया था, यदि डोनर आएगा तो क्या वो गारंटी दे रहे हैं? तो अस्पताल जो है इस तरह का प्लाज्मा चढ़ाने से बचते क्यों हैं, आनाकानी क्यों करते हैं, पेशेंट को डराते क्यों हैं? रविंद्र जी, ख्वाब और खतरा दो ही चीज बिकती है हिंदुस्तान में। या तो किसी को ख्वाब दिखा दीजिए कि शाही स्नान कर लो, सीधा स्वर्ग जाओगे, आपने देख लिया कितने लोग स्वर्ग चले गए कोविड के कारण। या खतरा, एक खतरा क्या है कि ये दवा लेके आओ तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन जान नहीं बची। उसके बाद क्या किया? तो कहने का ये मतलब है प्लाज्मा थेरेपी भी उसी के अंडर ट्रायल है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है बेसिकली? कोविड से उभरे हुए मरीज के शरीर में, ब्लड में एंटीबॉडी की सर्कुलेटिंग मात्रा ये माना जाता है ज्यादा होगी, इसको हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी के फॉर्म में देंगे और वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन सच बताऊं, मेडिकल साइंस इतना सिंपल नहीं है। इसीलिए 12th में डॉक्टरों को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स से कोई लेना देना है। मतलब 2 + 2 4 नहीं होता है। मेडिकल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, इसीलिए हम लोग का बैकग्राउंड बायोलॉजी का होता है कि हम ह्यूमन लाइफ को समझें और उस तरह से इलाज करें। जी वीरेंद्र गोयल जी, आपकी जो एनजीओ है आस, क्योंकि इस समय आप भी काफी सारी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों का, आपको कैसे कैसे केसेस आपके सामने आते हैं जो आपसे मदद की दरकार करते हैं और चाहते हैं कि भाई आप किसी तरह से आपकी एनजीओ उनकी मदद करे? सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के मामले में भी कौन से हैं?
रविंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पैनल पे लाने का। लेकिन मैं आपके एक बार ओपनिंग रिमार्क पे जाना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले। आपने कहा कि आज हम कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। मेरा एक मन में प्रश्न और पीड़ा उठती है कि क्या सही बात को सरफेस पे लाना कोई नेगेटिव बात करना होता है? आज आपने इतना भव्य पैनल बनाया है डॉक्टर्स का, सुसज्जित पैनल है जो विद्वान है अपने क्षेत्र में, तो इलाज की बात तो डॉक्टर्स का पैनल करेगा। मैं इस महान देश के एक पीड़ित देश जिसको मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में, स्थिति ये है, मैं इस पीड़ित देश का एक सामान्य नागरिक होने के नाते अपनी बात यहाँ पर कहूंगा कि आज अगर हम कोरोना के इलाज के बारे में, जो कि उचित है, हम बात कर रहे हैं, तो ये कोरोना की भयावह स्थिति की पैदा जो हुई है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम उस जिम्मेदारी पे कोई अपनी बात नहीं करेंगे? क्या हम इस जिम्मेदारी से बच जाएंगे? आज जो ये स्थिति आई है, हम तो उसके कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उसका इलाज करने की बात कर रहे हैं। मेरा तो बुनियादी सवाल है कि स्थिति आई क्यों? इसकी किसी की जिम्मेदारी है? कोई सरकार नाम की चीज है इस देश के अंदर? आज वहां पर सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिएगा। रविंद्र जी, मैं एनजीओ चलाता हूं, मैं और मेरी पत्नी जो कि प्रेसिडेंट हैं, हम लोग पिछले 8 दिन से सब काम छोड़ के सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक एक तरह से कॉल सेंटर बनाए बैठे हुए हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को टेबीफ्लू चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन। मैंने कभी जीवन में परिकल्पना भी नहीं की थी कि ऑक्सीजन जैसी चीज के लिए भारतवर्ष में लोग भीख मांग रहे हैं। मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं पूरे पैनल के सामने, भीख मांग रहे हैं। दे आर बेगिंग कि हमें एक सिलेंडर दे दो, हमारा बच जाएगा। अभी जो आपने सवाल पूछा, तो आप उसका उत्तर बड़ा सीधा सा है कि हमारे पास कम से कम 150 से 200 कॉल पर डे आ रही हैं, जिनमें बेड की मारामारी है, जिसमें दवाइयों की मारामारी है, जिसमें ऑक्सीजन की मारामारी है। सो मच सो रविंद्र जी, जमीनी हकीकत यह है कि जिनके पर्सनल डॉक्टर्स थे, जो 20-20, 25-25 साल से इलाज कर रहे थे, आज उनमें से डॉक्टर्स, मुझे नहीं पता डॉक्टर्स की क्या मजबूरी है, कोई डॉक्टर टेलीफोन अटेंड करने की पोजीशन में नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस बिफोर दिस एलीट पैनल कि डॉक्टर्स they are also not listening. Maybe they are overstressed, maybe they are over busy, लेकिन आम जनता आज मरने के लिए सड़कों पे, अपने घरों पे छोड़ दी गई है। और मैं अपना कंक्लूजन 8 दिनों का बता देता हूं, जो बहुत गहन अध्ययन मैंने किया है। ये बात डॉक्टर अंशुमन जी ने जो कही है वो बहुत सही है कि हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट नीडेड। लेकिन आज सिस्टम से जो भारतवर्ष की जनता का विश्वास उठ गया है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जो अविश्वसनीयता पैदा हो गई है, उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है। कह देना आसान है, मैं डॉक्टर साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि पैनिक ना करें, स्थिति गंभीर है। लेकिन आप सोचिए कि किसी के घर में 4 व्यक्ति हैं और चारों कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उस घर की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, इसका एक जमीन पे उतर के अंदाजा लगाएंगे तो भयावह स्थिति होगी। तो मैं यहाँ पर अपना ओपनिंग रिमार्क यहीं पे खत्म करता हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं, क्योंकि इतने सवाल हैं जिनका जवाब मुझे आगे चाहिए। करुणा है, जो संताप है, वो सभी के साथ है। सब लोग समझ रहे हैं कि जब आप भी डील कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन, तो वो परेशानी तो है सबके पास में। जो आप कह रहे हैं भी डॉक्टर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, वो ठीक है, वो भी बेचारे जो ओवरबर्डन है, किसको, उन सबको पता है कि भाई किसी का फोन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आदमी सोचता है कि भाई जब नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा तो शायद चीजें नहीं है, और ये सब चीजें लोग अब समझ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये इसी पैनल से हमें समझना है कि लोग पैनिक ना करें, लोग परेशान ना हो। क्या घर में ही वो अपने इसको कोरोना का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो किस स्थिति तक ले सकते हैं, और उस किस स्थिति के बाद उनको पैनिक करना चाहिए। रवि जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मुझे मन में बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत निराशा है अपने देश के प्रधानमंत्री से और उसकी सरकार से। जिस तरीके से इन्होंने चीजों को हैंडल करा है, देश को मरने के लिए छोड़ दिया है। आज मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था, शायद आज वो नेशनल टीवी पे थे। उनके ट्वीट में पीएमओ ऑफिस में लिखा हुआ, कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी, फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, वो जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे एहसास है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, इसका जिम्मेदार कौन है?
आप दिन में रैली करते हैं, आपके लिए चुनाव जीतना इतना जरूरी है कि वहां पे 10-10 लाख लोगों को आप क्लेम करते हैं कि हमने इकट्ठा किया, और वहां कहते हैं आसनसोल की रैली में कि मेरा सौभाग्य है कि आप इतनी मात्रा में आए हैं, और शाम को 8 बजे बैठ करके टेलीविजन पे हम देखते हैं कि 50 फुट की दूरी वाली टेबल पे बैठ के अकेले बैठ के 2 गज दूरी मास्क का जरूरी का नारा देते हैं। इससे जनता गुमराह नहीं होगी? आज ये हाल हुआ है, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं मानता हूं कि सरकार को अति संवेदनशील होना चाहिए। के थ्रू मैसेज जाता है, उसको जो जनता है वो फॉलो करती है। उन सब चीजों पे आज हम नहीं करेंगे चर्चा, बट आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, परेशानी समझ सकता हूँ। डॉक्टर मधु, ये एक दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है। वैद्य आनंद पांडे भी लिखते हैं और एक अनुभूति ट्रस्ट है, ये भी लिखते हैं। सेम क्वेश्चन है दोनों लोगों के। जी, जैसा अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे रेमडेसिविर के बारे में, तो प्लाज्मा थेरेपी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। प्लाज्मा थेरेपी कोई एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जिस तरीके से एक ट्रायल फेज में हमारा रेमडेसिविर, अभी हमारे पास एडिक्वेट एविडेंस नहीं है कि ये इसकी एक्चुअल इंडिकेशन क्या है कोरोना के लिए, और अगर हमने किसी कोविड-19 केस में दे दिया तो उसका आउटकम क्या होगा। ये दोनों ही ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो कि अभी तक ये दवा हमारी आंसर नहीं दे पाई है कि एग्जैक्ट इंडिकेशन क्या है रेमडेसिविर के। और दूसरी बात जो मैंने कही कि अगर किसी को हमने रेमडेसिविर दिया तो उस पेशेंट का आउटकम के टर्म्स में हम क्या गेन कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चंस, अभी ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो कि हमें इसका उत्तर पुख्ता तौर पे नहीं मिल पाया है। वही सेम स्थिति है प्लाज्मा थेरेपी की। जैसा डॉक्टर अंशुमन भी अभी बता रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक किस्म का हवा बनाया गया है, और ये हाइप जो क्रिएट होता है, मोस्टली मैं इस जरूर कहना चाहूंगी कि मीडिया से कहीं ना कहीं एक ये धारणा जनरल पब्लिक में जाती है कि अगर हमने प्लाज्मा थेरेपी दे दिया तो हमारा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर आएगा, या हम रेमडेसिविर दे दिया तो हमारा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर आएगा। सबसे पहले समझने की बात यह है कि प्लाज्मा थेरेपी हैज इट्स ओन इनहेरेंट रिस्क्स। हर पेशेंट में हम इसे नहीं दे सकते। अगर किसी की ऑलरेडी टेंडेंसी है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस की या किसी और वजह से, हम नहीं दे सकते। दूसरी चीज है कि ये थेरेपी कारगर कितनी होगी। ये कई तरह के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कि हमारी प्लाज्मा थेरेपी कारगर कितनी होगी। सबसे पहली चीज है कि 3 मंथ्स के बाद एंटीबॉडी का बहुत शार्प डिक्लाइन होता है। तो जो हमारे डोनर हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडी की लेवल कितनी है, क्या वो एक न्यूट्रलाइजिंग प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में है या नहीं, जिससे हम प्लाज्मा लेकर एक पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने या जो भी WHO है या जो भी हमारे हेल्थ अथॉरिटीज हैं, इन्होंने एक गाइडलाइन जरूर बनाई है कि हम ये देखें कि जिसको जो भी प्लाज्मा डोनर है वो एटलीस्ट उसकी रिकवरी 14 डेज पहले हो चुकी हो, और वो 3 महीने से पहले का केस ना हो, क्योंकि 3 महीने के बाद देखा गया है कि किसी भी जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडी की लेवल का बहुत शार्प डिक्लाइन होता है। मैं खुद एक ट्रायल की पार्ट हूं और मैंने देखा है कि मेरी एंटीबॉडी लेवल आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 4 मंथ्स किस तरीके से डिक्लाइन हुई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि क्या वो, एक तो पहले की ये भी एक टेंटेटिव, ये प्रोवन थेरेपी नहीं है फॉर कोविड-19, ये बात हमें समझनी होगी। प्रोटेक्टिव लेवल्स किसी के बॉडी में कितनी ज्यादा है, या हर ह्यूमन बीइंग का जो रिस्पॉन्स होता है टू एनी गिवन ट्रीटमेंट, ये डिफरेंट होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर केस में जिसको प्लाज्मा थेरेपी दी गई वो रिकवर हो गया। हो सकता है बहुत इनिशियल स्टेज में हो, उस पर्सन की वायरल लोड कम हो, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स बॉडी में कम हुआ हो, और उस स्टेज पे हमने अर्ली स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी दी, जिसमें कि खुद उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी की लेवल काफी हाई थी, इंटैक्ट थी, मोर देन 15 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हम एक कट ऑफ मानकर चलते हैं। तो उन्हीं केसेस में कुछ फायदा हो सकता है। और मैं फिर ये बात रिपीट करूंगी, ना ही रेमडेसिविर और ना ही प्लाज्मा थेरेपी ये रामबाण नहीं है, ये हर केसेस में इंडिकेटेड नहीं होते हैं। माइल्ड केसेस में तो डेफिनेटली इनकी जरूरत नहीं है। मॉडरेट टू सिवियर केसेस में अंडर सर्टेन मेडिकल इंडिकेशंस ही इन्हें दिया जाना चाहिए। जी, डॉक्टर अलका, एक क्वेश्चन था और कहीं गुम हो गया तो मैं उसे ढूंढ रहा था। जी, सिद्धार्थ जैन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द स्टेज व्हेन वन मस्ट डिसाइड
व्हेन टू रश टू हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल के लिए कब भागे कोई, कब तय करे, कौन सी सिचुएशन में तय होगा ये? ऑफ कोर्स डिफरेंट कंट्रीज में उनकी अपनी लोकल गाइडलाइंस हैं। गोइंग बाय जो साइंटिस्ट्स अभी बोल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जो जा रहा है, सबसे पहले मेजॉरिटी पॉजिटिव केसेस घर में माइल्ड इन्फेक्शन होती है और वो रिकवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लोकली हम लोग क्या करते हैं एज कम्युनिटी प्रैक्टिशनर्स, जब पॉजिटिव केसेस होते हैं तो बहुत सारे गाइडलाइंस, एंड मैं जर्नलिज्म को नेगेटिवली नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ एक सेट गाइडलाइंस वेबसाइट्स पे हैं और उसी जगह पब्लिक को जाना होता है, और वो भी रूल्स है कि आपको वही चैनल, वही लिंक को आपको क्लिक करना है मोस्ट रीसेंट अपडेट के लिए। तो मान लीजिए केसेस पॉजिटिव हुए, वे अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा कि पेशेंट अच्छा फील कर रहा है कि नहीं? पेशेंट डिसाइड करेगा। वो एवरीडे एक्टिविटीज जो भी वो काम करता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कर पा रहा है, तो वो समझ रहा है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं, कर रही हूं। ठीक है, समथिंग लाइक ब्रीदिंग, सांस में कुछ हो रहा है, फीवर हो रहा है, कॉफ स्नीजिंग हो रही है, फीवर में मान लीजिए वो सिंपल मेडिसिन ले रहे हैं और फिर भी अपने सारे एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, वो पोस्टेड वेबसाइट्स पे वेरी मच गवर्न्ड बाय द टॉप NHS अथॉरिटीज, उससे उनको लग रहा है ठीक है, अभी सब ठीक है, तो वो सोचते हैं हम अच्छा फील कर रहे हैं, डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए सांस फूलने लगी तो उनके पास एक पल्स ऑक्सीमेट्री आजकल एक अच्छा सभी को अवेलेबल है, उससे वो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। वो भी देखने का एक तरीका है। मान लीजिए डॉक्टर्स गए, उनको अगर पता चल गया वहां देखकर पढ़कर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चलने पर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। यस, काफी देर कभी कभी फोन पे रुकना पड़ता है पेशेंट्स को, क्योंकि डॉक्टर्स पेशेंट से बात करने में बिजी हैं, बैठे नहीं है, ब्रेक्स ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने घर का देख रहे हैं, लेकिन फोन पे है। अब फेस टू फेस भी है, बहुत सारे पेशेंट्स को फेस टू फेस भी बुलाया जा रहा है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स पहनकर। ठीक है, वापस आते हैं सांस फूलने में, सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, कुछ स्टेप्स लेने से सिंपल तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, आप 40 स्टेप लो और आपकी सैचुरेशन ड्रॉप हुई बहुत ज्यादा, वो भी कट ऑफ बताया जा रहा है, डॉक्टर को कांटेक्ट करो। तो एक कंटिन्यूड डायलॉग रहना अच्छी बात है, और मैं समझ सकती हूँ, मैं जहां काम कर रही हूँ वही के बारे में बता सकती हूँ। यहाँ भी मेरी मानिए काफी एंगर है सिस्टम के खिलाफ, डॉक्टर्स के, क्योंकि ये नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन देखिए, हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन शब्द में बोलते हैं। ठीक है, जो टॉप अथॉरिटीज है, पॉलिटिशियंस हैं, जहां उनको ये सॉर्ट ऑफ अपने एक्टिविटीज में ये दिखाना जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स पब्लिकली आते हैं जो पॉजिटिव है, जिनके घर में बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, मौतें हुई हैं, बोलते हैं कि हम भी ऐसा कर रहे हैं, सो दैट पब्लिक को ये आइडेंटिफिकेशन हो कि हम अकेले नहीं हैं, वी आर इन द सेम बोट, जो एक फ्रेज यूज करते हैं। तो वाइब से इमोशनली हम कैसा फील कर रहे हैं, इससे बीमारी में भी बहुत फायदा होता है, ये बहुत नोन फैक्ट है। जी डॉक्टर अलका, मैं समझ सकता हूं आप जो कह रहे हैं। डॉक्टर सुमाया, जिस तरह से डॉक्टर अलका भी कह रही हैं एंगर में है, अभी आपने वीरेंद्र जी को सुना, वो भी गुस्से में थे। किसी से बात करें, किसी पेशेंट से बात करें, उसके घर वालों से बात करें, जो भी व्यक्ति बात कर रहा है, इस वक्त पैनिक कहीं ना कहीं मचा हुआ है, फैला हुआ है। उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रीटमेंट ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमारा देश इस वक्त कोरोना से फाइट कर रहा है, क्या जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं? इससे हम फाइट कर पाएंगे? इससे हम जल्दी बच के निकल पाएंगे? जी, जैसे कि आप जानते हैं मेरा काम ह्यूमन बिहेवियर से है ज्यादा, तो मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ जैसे एज ए न्यूरो साइंटिस्ट के
जब ज्यादा फियर बढ़ जाता है और इस तरह से ज्यादा, और मिस इन्फॉर्मेशन का भी एक इम्पैक्ट है, पर ये बहुत सारे जो लीडर्स हैं हमारे, FDA जैसे है अमेरिका में, उन सब का बहुत इम्पैक्ट आया है। जैसे शुरू में ट्रंप ने भी कह दिया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बाद में प्लाज्मा के बारे में भी कह दिया था। इंडिया में भी बहुत सारे जो जाने पहचाने लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो बहुत कुछ कह देते हैं सोशल मीडिया पर। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो सबको लगता है कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। और आज भी मुझे कहा जा रहा था जब मैंने ये आर्टिकल पब्लिश करवाया, तो कि जब मर रहा है पेशेंट को आप कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं। तो जब ये मर रहा है तभी ही वो काम नहीं करेगा। अगर शायद कोई गुंजाइश है तो वो बिल्कुल शुरुआत में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कहीं भी देते जाएं। और रही बात एक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये मैंने पिछले साल देखा था जून जुलाई में, जब ये पहले 2 स्टडीज जो मैंने पहले बात की थी वो पब्लिश हुई थी, और तब कह रहे थे कि जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, वो इस चीज को फिर से असेस करेगी कि रेमडेसिविर काम करती है या नहीं। प्लाज्मा के बारे में भी कह चुके हैं, और दूसरी सारी फाविपिराविर है, बहुत सारी इस तरह की ड्रग्स हैं, उसके बारे में कह चुके हैं कि ये असेस करेंगे और लोगों तक बताएंगे। और लोग ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए जो ICMR है वो एक प्रोटोकॉल बनाती है कि ये चीजें आपको फॉलो करनी है, एक मेडिकल की गाइडलाइंस है, और वो ICMR के वेबसाइट के ऊपर एक अपडेटेड प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे मैंने कल NHS है, जो यूके की NHS है, उसके ऊपर देखा था, बड़ी सही तरीके से उन्होंने बताया था कि ये होना चाहिए, ऑक्सीजन, निमोनिया, GFR जो है, या ALT जो किडनी लिवर फंक्शन का है, वो इस तरह का होना चाहिए, तो ही आप रेमडेसिविर दे सकते हैं। उसके बावजूद हमें पता नहीं है फिर भी, पर अगर देना है तो ये होना चाहिए पेशेंट के अंदर, ये नहीं कि आप घर पे भी उन्हें दे दें। पर मैंने जब देखा ICMR की वेबसाइट पे जो लास्ट वर्जन था, अपडेटेड वर्जन, वो पिछले साल का था। तो जब उन्होंने पिछले साल कहा था कि प्रोटोकॉल बनाएंगे और अपडेट करेंगे सबको कि हमें क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए एज इंडियन डॉक्टर्स इन इंडिया, वो उन्होंने अपडेट नहीं किया था, और आज भी वही चर्चा चल रही है। वीडियो में जाकर कहते हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे ICMR के हेड हैं, और एक पीडियाट्रिशियन भी थे, बड़े जाने माने एम्स से, डॉक्टर पॉल, वो भी कह रहे थे कि रिसेंटली के रेमडेसिविर का कोई काम नहीं है। पर वीडियो में क्यों कहना है? एक गाइडलाइन बनाइए। आप पिछले साल से अभी तक आपको मौका मिला है, आप हॉस्पिटल्स या ऑक्सीजन प्लांट्स की, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, पर ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए। ये बाद में जब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर जाके जब बातें हो रही है, तब जाहिर सी बात है एक सोसाइटी बड़ी फ्रैक्चर्ड, ब्रोकन सी नजर आती है मुझे। क्योंकि जैसे हमने सुना है कि लोग स्टॉक कर रहे हैं घर में, 6-6, 7-7 लोगों के लिए डोजेस रेमडेसिविर के स्टॉक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको जरूरत भी नहीं है, उन्हें लगता है कि शायद अगर हुआ तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने इतने 1000 स्पेंड करने हैं, हमारे पास ये सेविंग्स हैं, और अगर हमें हुआ कोरोना तो हमारे ये काम आएगी। तो ये इस तरह का जब सोसाइटी करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि बड़ा, एक तो हम कह सकते हैं कि ठीक है सेल्फिश नेचर है, और ये बिल्कुल हम लोगों पे डंप कर सकते हैं, पर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम देख रहे हैं कि लोगों को पता है कि सब अपने ऊपर ही आने वाला है, और स्टेट नहीं तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो स्टेट नहीं तो फिर लोकल हॉस्पिटल्स, और वो नहीं तो बिल्कुल इंसान खुद ही रह जाने वाला है, और उसे खुद ही अपना देखना है। तो ये एक बड़ी फ्रैक्चर्ड सोसाइटी की मार्कर है, एक बड़ी सी ब्रोकन सोसाइटी का मार्कर है। और जब पब्लिक हेल्थ जहां अच्छी होती है, वो सोसाइटीज इस तरह की नहीं होती। जैसे NHS है, और यहाँ स्वीडन भी है, यहाँ पे भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगी हर जगह परफेक्ट है, पर इस तरह की ब्रोकन फ्रैक्चर्ड सोसाइटीज नहीं है ये। यहाँ पे ऐसी स्टॉकिंग या होर्डिंग नहीं हो रही, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोग लेके बैठे हुए, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो मुझे लगता है कि एक पब्लिक बिल्कुल हेल्थ, डॉक्टर सुमाया, ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसा चीजें नहीं हो पा रही हैं। जिस तरह से भी वीरेंद्र गोयल जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट है कि देश कोरोना से लड़ रहा है, और आप भी एक तरह से वही मैसेज दे रहे हैं कि भाई लोगों को ही लड़ना पड़ेगा जब सिचुएशन इस तरह की आ जाती है। वीरेंद्र गोयल जी कुछ कहना चाह रहे थे। वीरेंद्र गोयल जी, मैं आपके पास आता हूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर अंशुमान, 2-3 क्वेश्चंस आपके साथ लगातार हैं। जी वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं रविंद्र जी, चूंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस एलीट पैनल के एक्सपीरियंस का और इनके विजडम का मैं दर्शकों तक एक मैसेज दिलवाना चाहता हूं कि सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। नाउ गोइंग वे फॉरवर्ड,
आज जो मैं एक आम नागरिक की तरह से महसूस करता हूं कि देश को और जनता को इस समय जरूरत क्या है, तो कुछ गाइडलाइंस की, बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस की जरूरत है। जैसे कि अगर किसी को एक छोटी सी बात है, बेड चाहिए, मैं दिल्ली गवर्नमेंट का वो एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, वहां पर नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी इनकी एक ऐप पे आती है। आप उस पर कभी भी फोन लगा लीजिए, कभी भी फोन नहीं मिलता है, एक बार सिंगल टेलीफोन नहीं उठेगा, ये मेरी गारंटी है, बिकॉज आई हैव ट्राइड मेनी 100 टाइम्स, नॉट 10 और 20। तो एक तो डॉक्टर अंशुमन से मैं स्पेसिफिकली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दर्शकों के बेनिफिट के लिए ये बताएं कि अगर बेड चाहिए हो तो क्या करा जाए। मैं खास तौर से दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहा हूं फिलहाल। और जब दवाइयों की बात आती है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे फेबी फ्लू, आप यकीन मानेंगे कि फेबी फ्लू दिल्ली के स्टॉक से गायब है, वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और अगर किसी को एक पत्ते की जरूरत है तो लोग डर के मारे 2-2 पत्ते रखने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में अगर किसी को हो गया तो मैं क्या करूंगा। रेमडेसिविर पे हमने काफी चर्चा कर ली। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि अगर रेमडेसिविर जब कारगर ही नहीं है तो वो लिखी ही क्यों जाती है? असली पैनिक की शुरुआत तो यहां से होती है कि जिन दवाइयों के बारे में या जिस थेरेपी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कारगर नहीं है और सिद्ध हो चुकी हैं, जो लिखी क्यों जा रही है। अभी डॉक्टर साहब भी आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर एक पेशेंट का अटेंडेंट, जिसका पेशेंट बीमार है, उसको अगर हिमालय से फूल तोड़ने के लिए भी डॉक्टर साहब बोल देंगे तो वो तोड़ के लाएगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, ये इसमें आप एक एक करके जानकारी दो। जो 3-4 चीजें हैं, ऑक्सीजन है, बेड है, आपके डॉक्टर की हेल्पलाइन नहीं हो सकती कोई कि जो टेलीफोनिक कॉल पे डिस्कस करके कम से कम अगर डॉक्टर से बात हो जाए तो जनता को तसल्ली हो जाएगी कि हम सेफ हैंड्स में हैं, हमें डॉक्टरी एडवाइस मिली है। बहुत सारी खामियां इस समय हैं सिस्टम के अंदर, सिस्टम असहाय है। तो आज आप लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत है देश की जनता को। तो हम ज्यादा समय ना बर्बाद करें, डॉक्टर साहब को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि हम लोगों को गाइड करे और इस पीड़ा को कम करे। जी वीरेंद्र गोयल जी। डॉक्टर अंशुमान, जो वीरेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, फिर उसके बाद इसको लेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को कि कोरोना के सिम्टम्स कौन कौन से हैं आज की तारीख में, जिनको वो माने कि कोरोना ही है या नॉर्मल फीवर या नॉर्मल फ्लू नहीं है। जी, इस पर जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, जिसमें यूके, ब्राजीलियन, अफ्रीकन स्ट्रेन जो इंडिया में आ चुका है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो इंडिया में पाया गया, E484Q, L452, 2 स्ट्रेन है डबल म्यूटेंट। इसमें एक चीज देखी गई, इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ स्पाइक प्रोटीन। एक चीज होती है जो लंग में, फेफड़े में जाके डायरेक्ट चिपकती है। इस कारण एक चीज क्या हो रही है इस बार कि RT-PCR टेस्ट, जिसका सैंपल थ्रोट से लिया, गले के अंदर से आपने देखा होगा एक स्टिक डाल के लेते हैं, वहां पे कोरोना वायरस का कोलोनाइजेशन नहीं होता है, टेस्ट निगेटिव आएगा, लेकिन ये फेफड़े में जमा रहता है और फेफड़े की इंजरी कर रहा होता है। उस स्टेज में अगर सीटी स्कैन करें तो फाइंडिंग आती है कोरैड 5, मतलब ऑलमोस्ट प्रूवन सीटी स्कैन की फाइंडिंग है कि आपको कोरोना से लंग की इंजरी हो रही है। टेस्ट निगेटिव लेकिन इंसान पॉजिटिव है। दूसरे जो एटिपिकल सिम्टम्स आ रहे थे, इसमें क्या सिम्टम्स थे? खांसी, सांस में तकलीफ, ये कॉमन सिम्टम वही है जो पिछले साल थे। सूंघने की क्षमता की कमी, स्वाद बदल जाना या स्वाद का नहीं आना, ये भी लक्षण है। लेकिन इस बार जो नए लक्षण आए हैं 2-3 अलग हैं। कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमनली हो रहा है, मतलब आंख लाल हो जाना जिसको कहते हैं, बच्चों में खास करके। डायरिया, आपके आंत में कोरोना वायरस पहुंच के डायरिया करा रहा है। और उसे भी ज्यादा कॉमन सिम्टम्स पर चल रहे हैं, माइल्जिया, मसल पेन, घुटनों में, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, दर्द और हल्का बुखार रहना। इस तरह से ज्यादा कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो आप कोरोना के सस्पेक्टेड हैं, नंबर 1। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, पैनिक मत कीजिए। एक बेसिक इक्विपमेंट आपके हर घर में होना चाहिए, एक थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर। थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक करें और पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर, इस तरह की एक मशीन होती है, बहुत छोटी सी मशीन है। इसको फिंगर में जब आप इस तरह से लगाएंगे, इसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले में SpO2 मतलब ऑक्सीजन कितना है आपके ब्लड में और पल्स रेट कितनी चल रही है आपको बता देगा। 3 चीजों की चार्टिंग चालू कर दें। भाग के आप अस्पताल ना जाएं,
भाग के अस्पताल क्यों नहीं जाना है कि हो सकता है आपको एलर्जिक फीवर या कुछ ऐसी चीज चल रही हो और आप अस्पताल पहुंचे जहां कोरोना के कई मरीज थे और संक्रमित होकर लौटेंगे। तो पहले तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, 2 दिन तक आप रहिए अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व योरसेल्फ कि कोई खास अलग अलग लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली लक्षण को नहीं जगाना है। आप खुद महसूस करें तो अपने आज सबके संपर्क में कोई कोई डॉक्टर, उनसे डिस्कस करें। दूसरी बात, अंडर आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। 2 फायदे होंगे आपको, एक तो आपसे संक्रमण आपके परिवार वालों को या समाज में नहीं पहुंचेगा, दूसरा कि आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। अपने को आइसोलेट किया और उसके बाद आप कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दे दें, आरटीपीसीआर, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, अलॉन्ग विथ क्लिनिकल फाइंडिंग, मतलब जो तकलीफ आपकी हो रही है, जरूरत पड़े सीटी स्कैन, तीनों को मिलाने के बाद क्लिनिशियन डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन की जरूरत है या नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग 100 में से 70 व्यक्ति को आज भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। घर पे उसका इलाज से मतलब कुछ है ही नहीं इलाज, ये संभव है। जो अस्पताल जा रहे हैं उनमें अधिकतम की जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन की है, वेंटिलेटर की जरूरत बहुत कम लोगों में होती है। तो हमारी कोशिश पहली होनी चाहिए प्रिवेंशन, जिसका सबसे बढ़िया तरीका आज भी यही है, मास्क। गैदरिंग को अवॉइड कीजिए। कोई आपका मॉल, मूवी, मदिरालय, मस्जिद, मंदिर आपको कोई बचाने नहीं जाएगा। सच्चाई के साथ बता रहा हूं। और इस पे मेरा दोस्त दुबई में था, उससे जब मैंने बात कही तो बड़ा मजाकिया तौर पे कहा, शेख अपनी अपनी देख। तो सारे दर्शकों से यही गुंजाइश है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करें। आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए संवेदनहीन नेता लोग नहीं हैं। तीसरी बात, जो उपलब्धता की बात कर रहे हैं, लमसम आज 16 लाख अगर हिंदुस्तान में मरीज हैं, मतलब इन्फेक्टेड एक्टिव केसेज हैं, उसमें से 70% आप हटा दीजिए जो अस्पताल नहीं पहुंचे। जो अस्पताल पहुंचे उसमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत हुई? 30% वाले की। लमसम 2.5 लाख बेड क्या हमारे हिंदुस्तान में आज उपलब्ध नहीं है? सच्चाई यही है कि नहीं है सरकारी अस्पताल में उपलब्ध। पब्लिक क्या कर रही है? पैनिक मोड में आ रही है कि अब मैं करूं क्या, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तो पल्स ऑक्सीमीटर भी एक बात में छूट गया। महिलाएं खासकर के जो नेल पेंट, नेल पॉलिश लगाती हैं, रिमूव करने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा चेक करें, क्योंकि आमतौर पे मेरे पास जब कॉल आती है कि मेरा सैचुरेशन 85 या 82 दिखा रहा है, मैं तुक्के में कहता हूं कि नेल पॉलिश आप हटाइए फिर चेक कीजिए। तो सैचुरेशन उनका 97 हो जाता है। तो उनका पूछना होता है कि डॉक्टर साहब आप ज्योतिष हैं, कैसे पता चल गया? मैंने कहा ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन महिलाएं नेल पॉलिश लगाती इसलिए सैचुरेशन कम आ रहा था, आप क्लीन करके देख रही हैं, सैचुरेशन ठीक हो गया। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं जिसके लिए जिस गाइडलाइन की जरूरत हो रही है, अब मैं उस पर आता हूं गाइडलाइन की बात। आपको याद होगा लगातार हम लोग आपके माध्यम से, कई टेलीविजन चैनल के माध्यम से उठा रहे थे कि वी आर इनटू कम्युनिटी ट्रांसमिशन पिछले साल। तब तक आज तक ऑफिशियल रिकॉर्ड में आईसीएमआर का द्वारा यही दिया हुआ है कि वी आर नॉट इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। क्या आज भी हम वही हैं? कभी बताया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम आए कि नहीं आए? नहीं बताया। तो इस तरह से एप्रोप्रिएट गाइडलाइन, ताकि पेशेंट भी अवेयर हो और डॉक्टर को क्या नहीं करना है और क्या करना है, दोनों बातों की जानकारी हो। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी से लेके, टैस्टलुजुमैब की कालाबाजारी से लेके सारी चीजें नहीं हो रही होती, प्लाज्मा थेरेपी की कालाबाजारी नहीं हो रही होती अगर गाइडलाइन स्ट्रांग होती। लेकिन हालत क्या है? पूरा हिंदुस्तान ऑक्सीजन के लिए गैस कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम वेंटिलेटर पे चला गया है। मुझे उम्मीद थी पिछले साल मार्च 2020 में इतना बड़ा झटका लगेगा, शायद इस बार बजट सेशन में जीडीपी का काफी हद तक पैसा हेल्थ पे डाला जाएगा, हेल्थ को प्रायोरिटी मिलेगी और लोग बेसिक फैसिलिटी के लिए नहीं मरेंगे। आज बेसिक ऑक्सीजन की फैसिलिटी के लिए बढ़ रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ जो कैंसर के रोगी, किडनी के रोगी, हार्ट के रोगी वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इन दोनों का सामंजस्य। लेकिन अगर पूछिएगा दोषी कौन? जनता। आपने राम मंदिर मांगा, राम मंदिर मिला, 370 मांगा, 370 मिला। हेल्थ की बात आपने कब की? प्रायोरिटी मांगी कब? तो ये नहीं मिला। आपको क्या करना है? इंडिविजुअल लेवल पे अपनी तैयारी रखिए, कम्युनिटी लेवल पे अपने कम्युनिटी सेंटर में बात कीजिए, बिस्तर तैयार कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था और मॉनिटरिंग की व्यवस्था अपने हर कम्युनिटी में आप तैयार कीजिए। जिस रफ्तार से ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है, अगर ऐसे बढ़ते रही, कहीं कोई अस्पताल में बेड नहीं होगा और फिर यही एक नाटकिया
लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू होगी, जिसका आपके इलाज से कोई लेना देना नहीं है, आपको गुमराह किया जाएगा और फिर आप ताली ढपली बजाते रहेंगे, स्थिति यथावत बनी रहेगी। जी जी डॉक्टर अंशुमान, आप भी वही है, जब हम बात करते हैं तो रोष तो हो ही जाता है, जब हकीकत से हम दो चार होते हैं वो उदाहरण आ ही जाते हैं सामने। जो डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी जो पूछ रहे थे कि भाई क्या गाइडलाइंस जो हम बना सकें, क्या डॉक्टर्स कुछ ऐसा पैनल नहीं बना सकते हैं कि जिनको फोन किया जा सके, जहां उनसे सलाह मिल सके, क्योंकि नो डाउट आप सब लोग जितने भी लोग हैं इस फील्ड में इस वक्त सब लोग ओवरबर्डन हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट बेचारा क्या करे, वो अपने आप को कैसे दिलासा दे, क्योंकि उसकी जब तक बात डॉक्टर से नहीं होती, जब तक डॉक्टर उसे काउंसिल नहीं करता, तब तक चीजें सुधरती नहीं है। देखिए रविंद्र जी, आपने दोबारा दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेरे पिछले साल के फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक का होगा मेरे ख्याल से, लॉकडाउन के पहले की बात है, मैंने एक वीडियो जारी किया था और मैंने ट्वीट करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर सबको भेजा था। आप लोगों को याद है, गोयल साहब को याद हो, हेल्थ कमांडो का एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें मैं भी था, मैं कैंसर सर्जन हूं, लेकिन इसमें इलाज के लिए एक बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर की जानकारी काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हेल्थ कमांडो का कॉन्सेप्ट मैंने ये दिया था कि जो जो डॉक्टर वॉलंटरी सर्विस करना चाहें इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, मरीज इस पे कांटेक्ट करे बाय टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, वीडियो, ऑडियो, और लेकिन मैं चाहता था ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन से फायदा ये है कि हम गवर्नमेंट की मदद करना चाहते थे, और एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाहता था किसी को दिखाना कि मैं ये अपने ऊपर क्रेडिट ले रहा हूं। आई एम डोनेटिंग और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड सपोर्ट ऑफ द नेशन, ये मेरा पर्पस था, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो आपके पास अगर इतनी तैयारी थी तो आप बचा लेते। पूरे एक साल में क्या तैयारी की, 500 केसेस पे लॉकडाउन किए, करोड़ से ऊपर केसेस पहुंचा दिए। अब लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन से क्या होगा? स्ट्रेटजी रविंद्र जी कुछ भी नहीं है। अगर स्ट्रेटजी के तहत आप बात करेंगे, हेल्थ स्ट्रेटजी ऐसे नहीं होती है, ये प्योर एडहॉकिज्म एंड इम्पल्सिवनेस स्ट्रेटजी है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोरोना ही कुछ अपना रहम खा जाए हमारे कंट्री पे तो कुछ फायदा हो सकता कोरोना है। ही रहम खा जाए तो कुछ हो सकता है। कुछ दर्शकों के भी क्वेश्चंस हैं और आपसे ही वो रेफर कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं। सिद्धार्थ जैन है, पूछते हैं, इज इट करेक्ट फॉर पेशेंट्स टू फोर्स डॉक्टर्स टू पुट देयर रिलेटिव टू प्लाज्मा और रेमडेसिविर इंजेक्शंस? आर डॉक्टर्स कमिंग अंडर प्रेशर ऑफ पेशेंट रिलेटिव और डिसाइडिंग बोल्डली ऑन देयर ओन? देखिए, कुछ डॉक्टर्स अपने डिसाइड करके कर रहे हैं, ये सच बात है, लेकिन आज हालत ये है, जो जैन साहब ने बहुत सही बात लिखी, मरीज के अटेंडेंट प्री फिक्स्ड नोशन, प्री फिक्स्ड थॉट प्रोसेस से आते हैं कि मुझे प्लाज्मा चढ़ाना है, रेमडेसिविर कहीं से इंतजाम करा दो, चाहे कितने के पैसे को, तो फिर तो कालाबाजारी होगी ही। पेशेंट का एक्सपेक्टेशन अलग, डॉक्टर का एक्सपेक्टेशन अलग, फिर करते रहिए। जी, ये है वेन रूनी। Do steam inhalation and other such remedies play a role in fighting the virus? देखिए, ये एक सोशल मीडिया पे चलती हुई बहुत बड़ी अवधारणा है कि गर्म पानी पीने से, गर्म भाप लेने से कोरोना मर जाता है। सच्चाई नहीं है। क्या है, क्यों हम कहते हैं स्टीम इनहेलेशन लेने के लिए? अगर म्यूकस प्लग जो बन रहा है बिकॉज ऑफ न्यूमोनाइटिस, एल्वेओलाइटिस, उसको लिक्विफाई करके निकल जाए, नंबर 1। नंबर 2, स्टीम इनहेलेशन या गार्गल जब लेते हैं तो सोर थ्रोट जो हो रहा है, आप गले में मतलब खराश या दर्द महसूस कर रहे हैं, उसमें बेहतरी महसूस होती है। डायरेक्टली कोरोना वायरस को किल करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्टीम इनहेलेशन, गार्गल दोनों रिकमेंडेड है अगर सस्पेक्टेड या प्रूवन कोरोना इन्फेक्शन आपका है तो। जी, एक और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ मैसेज, वन मैसेज रोलिंग ओवर सोशल मीडिया दैट एनी वुमेन हु हैड किड्स कैन नॉट बी अ प्लाज्मा डोनर और in fact any woman who has ever conceived. Could you please verify? देखिए, जिस थेरेपी का ही कोई एविडेंस नहीं है तो उस पर वैज्ञानिक परिकल्पनाएं अनंत उपजेंगी। और अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से बंदर के हाथ में नारियल दिया जाता है, हिंदुस्तानियों के हाथ में सोशल मीडिया दे दिया गया है। मैक्सिमम हिंदुस्तानी ये नहीं जानते हैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है हर समय इंसान को मदद करने के लिए होती है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अपने को विदाउट रीजन ऑक्युपाइड रहने। व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगे हुए हैं, अनंत वीडियो देख रहे हैं,
कमी कहाँ है? हमारे 2 पैनलिस्ट अभी बाहर से हैं, विदेश से हैं, जो हिंदुस्तान के ओरिजिन के हैं। हर जगह सरकारी गाइडलाइन होती है जो नेट पे अवेलेबल होती है, और सिर्फ उसी गाइडलाइन को माना जाता है। पब्लिक भी मानती है और डॉक्टर भी मानते हैं। लेकिन अफसोस बस हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे गाइडलाइन बनते हैं, सोशल मीडिया पे मीडिया ट्रायल हो जाता है और डिसीजन वहीं हो जाता है। बीइंग ए डॉक्टर इन दिस एरा अफसोस भी लगता है कभी। बिल्कुल अफसोस होता ही है। आप मुनीश मित्तल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बड़ा वाजिब सा है कि बेस्ट मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस एट होम, अगर इनिशियली शुरुआती दौर में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? नो मेडिसिन। नो मेडिसिन। बेस्ट मेडिसिन इज नो मेडिसिन। अब सुन लीजिए, ध्यान रखो। आपके लक्षण अगर माइल्ड हैं, स्टीम इनहेलेशन, गार्गल, सिम्टोमेटिक, फीवर 100 से ऊपर जा रहा है, सबको मालूम है पैरासिटामोल ही एक दवा सेफ पाई गई कोरोना इन्फेक्शन में। दूसरी दवा मत लीजिएगा, ब्रुफेन, बोविरॉन, इस सब की टाइप की दवा ले रहे हैं लोग, नुकसान होगा, मत लीजिएगा। उसके बाद क्लिनिशियन के संपर्क में आइए। जितने प्रेस्क्रिप्शन चल रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, इसके प्रोटोकॉल मैसेज पे ब्लास्ट हो रहे हैं। किसी का कोई प्रूवन रोल है? जो डॉक्टर लिख के भेजता है आप कह दीजिए, स्टडी दिखा दीजिए कहाँ प्रूवन रोल है। इसलिए बेस्ट मेडिसिन है टेक ए गुड स्लीप, डोंट पैनिक, प्रॉपर डाइट, स्टे एट होम, और जो स्टीम इनहेलेशन लेके अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। और कुछ भी पैरामीटर्स गड़बड़ हो, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट, ये टेम्परेचर, कंसल्ट हॉस्पिटल, गो देयर एंड फॉलो द डिसीजन ऑफ द डॉक्टर। डोंट बी डॉक्टर रीडिंग एट द गूगल। जी वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है जो आज बड़ा परेशान कर रहा है। अभी डॉक्टर मधु ने भी उसका जिक्र किया कि आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट, आज पहली बात तो आप कॉल करें तो कोई आता नहीं है सैंपल कलेक्शन के लिए। अगर आ भी गया तो 3 दिन ऑन एन एवरेज लग रहे, कई केसेस में पाया गया है 4थे से 5वें दिन जो है रिपोर्ट आती है। इस दौरान अगर कोई संक्रमित पाया गया, रिपोर्ट में फाइनली पॉजिटिव आ गया, तो यानी कि वो 4 दिन जो उसके रिपोर्ट आने में वेट करने में लग गए, और उसने आइसोलेट नहीं किया, वो बाजार भी जा रहा है, वो सारे काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या HRCT करा करके और हम इलाज शुरू कर सकते हैं? दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, कल मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल का जिक्र बताऊंगा आपको कि RT-PCR कराई गई पेशेंट की, उसकी रिपोर्ट नहीं आई 4 दिन तक। उनको जब एडमिशन के लिए भेजा गया तो उन्होंने कहा साहब RT-PCR नहीं, हम आपको एडमिट ही नहीं करेंगे। उनको 7 घंटे हॉस्पिटल के दरवाजे पे बैठाया गया, रात के 2 बजे उनका एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आई है, तब उनका एडमिशन कराया गया। ये एक छोटी बात हो सकती है, लेकिन ये इतनी भयानक रूप ले चुकी है दिल्ली में, तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि इसका मेनिया हो गया है। इससे बचने का एक सरल उपाय बताएं। क्या HRCT कराने से हम कोविड की पॉजिटिविटी अगर आ गई है तो वो क्या हॉस्पिटल्स मानेंगे उसको, या RT-PCR ही हमारा वो ब्रह्म वाक्य है? जी, RT-PCR पॉजिटिविटी ये बताता है कि थ्रोट में कोरोना वायरस का संक्रमण है, बस, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं बताता है। और सीटी स्कैन लंग का कराने के बाद अगर उसमें इंजरी है, जो मैंने आपको ग्रेडिंग बताई थी, कोरैड, CORAD, कोरैड 5 अगर लिखा आता है, तो मतलब ऑलमोस्ट सजेस्टिव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, मीन्स कोविड विथ लंग इंजरी, इसको कहते हैं कोविड विथ लंग इंजरी। लेकिन क्या सीटी स्कैन आपका हो जाएगा इतनी आसानी से? नहीं होगा। कारण क्या है? सीटी स्कैन के रूम का भी प्रोटोकॉल आ गया है कि सस्पेक्टेड कोई भी निमोनिया के फीचर्स के साथ मरीज आए, कंसीडर इट एज कोरोना पॉजिटिव, उसके लिए अलग टाइम रखा गया है ताकि दूसरे मरीज से मुलाकात ना हो उनकी। तो सुधार की कहाँ जरूरत है? पिछले साल टेस्ट किट की कमी थी, इस साल तो टेस्ट किट की कमी नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो कोरोना का चल रहा है इतने सालों से, नंबर कम करने के लिए क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी को बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी का ये करके। मेरे साथ डिबेट में एक सज्जन बैठे थे, पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि अनियमितताएं बहुत पाई गई, इसलिए हमने लेबोरेटरी बंद कर दी। तो मैंने कहा कि टेस्ट बढ़ा दीजिए, दूसरी लेबोरेटरी खोलिए, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और टेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, उसको बोलते हैं टैट, टर्न अराउंड टाइम। जब आपने सैंपल दिया उससे कितनी देर बाद आपकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, ये सेम डे मॉर्निंग में कोई सैंपल दे रहा है, लेटेस्ट बाय इवनिंग उसकी रिपोर्ट रेडी होनी चाहिए। अदरवाइज ये सुपर स्प्रेडर का काम करेगा और पूरा घूमता रहेगा। ये तभी संभव है जब नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ लेबोरेटरी बढ़ाई जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी सरकार को रखनी पड़ेगी,
सब कुछ पैच करने के लिए अगर ढकना चाहेंगे नहीं ढकेंगे, लेकिन ये डिमांड जनता को भी अब सरकार से डायरेक्टली करनी पड़ेगी। कब तक इस तरह से करते रहेंगे, सब कुछ अपना करते रहेंगे? सरकार डॉक्टर का काम है अंशुमान, उनको करने समस्या तो दीजिए। यही है कि जनता ही अगर जागरूक हो जाए, जनता ही इतनी समझदार हो जाए हमारे देश की, तो फिर बात ही क्या है। उस देश की जनता जहां पे 80 करोड़ लोगों को जब लॉकडाउन जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो तो सिर्फ अनाज पहुंचाना पड़ता है, देना पड़ता है, ताकि वो कहीं भूख से न मर जाएं। तो आप ये समझ लीजिए फिर कितने लोग बच रहे हैं जो इन चीजों की मांग कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, बात उठा पाएंगे। लोग तो पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, कोई किसी को अपना नेता मान रहा है तो कोई किसी को अपना नेता मान रहा है, उन्हीं को लोग अपना भगवान समझ बैठे हैं और जनता पिस रही है, मर रही है। डॉक्टर मधु, एक क्वेश्चन है, सीमा गर्ग पूछ रही है आपसे, चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन, व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट दिस? क्या दोबारा भी कोरोना हो सकता है अगर किसी को एक बार हुआ है तो? जी बिल्कुल हो सकता है, और मैं खुद अपने हॉस्पिटल सेटअप में देख रही हूँ कि जिन लोगों को पिछले साल अराउंड अगस्त सितंबर या शायद उसके पहले बीमारी हुई थी, उनमें से काफी ऐसे लोग हैं जिनमें की री इन्फेक्शन भी देखा जा रहा है। और उसका मुख्य कारण जो है वो दो तरह के कारण हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई थी इस डिस्कशन के दौरान, कि अगर एंटीबॉडी लेवल आपके डिक्लाइन कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टिव लेवल में आपकी बॉडी में नहीं है, तो सेकेंड अटैक हो सकता है कोरोना का। और दूसरी रीजन हो सकती है कि जो नए स्ट्रेन्स अभी करंटली प्रेवलेंट हैं हमारी कंट्री में, ये स्ट्रेन्स काफी डिफरेंट हैं, काफी एक कॉकटेल बनकर, कुछ डबल म्यूटेंट्स हैं और कई अलग अलग देशों से ये वेरिएंट्स आए हैं जो कि अब हमारी कंट्री में पनप रहे हैं। तो हो सकता है कि पिछली बार जो इन्फेक्शन हमें हुआ था वो इस स्ट्रेन से बहुत अलग था, तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बना भी रही है वो इन नए स्ट्रेन्स के अगेंस्ट उतने कारगर नहीं है। तो डेफिनेट बात है, वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों को, और नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी री इन्फेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि इनका प्रोपोर्शन अभी रिलेटिवली कम है, लेकिन री इन्फेक्शन पॉसिबल है और ये देखा भी जा रहा है इस करंट सेकेंड वेव के दौरान। रविंद्र जी, आई थिंक उनका इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हुआ है। जी जी गोयल साहब, जी आपके कोई सवाल हो? जी डॉक्टर साहब, सवाल तो मैं बहुत लिए बैठा हूं, बट समय का अभाव है। मैं बस एक चीज जानना चाहता हूं कि जो ये त्रासदी है इस समय, एज एन एनजीओ मैं डेली 200 से 250 कॉल रिसीव कर रहा हूं अलग अलग, और आप यकीन मानिए 13-13 घंटे के एफर्ट्स करने के बाद वी आर नॉट एबल टू अरेंज इवन ए सिंगल बेड। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स का डॉक्टर साहब ये आलम है कि एक दिल्ली के पेशेंट को नोएडा में एक बेड मुझे मिला किसी हॉस्पिटल में, तो बाद में 3 घंटे के बाद उन्होंने ये कहा कि अभी कोई गाइडलाइंस आई है कि हम नोएडा के बाहर का पेशेंट नहीं लेंगे, इवन कि ग्रेटर नोएडा का भी पेशेंट हम नोएडा में नहीं लेंगे। एक देश एक संविधान का नारा दिया जाता है और उसी देश के नागरिकों से इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इससे बचने का तरीका और उपाय क्या है डॉक्टर साहब? क्या होम आइसोलेशन में कोई ऐसी फैसिलिटी है कि घर में ही चीजें क्रिएट करके हम इससे निजात पा सकते हैं किसी डॉक्टर के सुपरविजन में? क्या कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है ऑथेंटिक? देखिए, इसको 2 स्टेप में समझिए। इमीडिएट स्टेप तो ये है कि सोसाइटी, जैसे आप जहां रह रहे हैं वहां कोई कम्युनिटी हॉल हो, उसको टेम्पररी आप सेंटर के तौर पे तब्दील करें। मतलब बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, मॉनिटर, इसको रखिए, पैरामेडिकल स्टाफ रखिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वहां अंडर सुपरविजन ये हो। लेकिन इसमें कुछ लीगल फ्लॉज हैं। लीगल फ्लॉज क्या है कि जिनको कोविड की परमिशन मिली है उन्हीं के सुपरविजन में ये सेंटर चलाया जा सकता है। मैंने बात की थी कुछ जगह सोसाइटी में तैयार करने के लिए, तो लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है, ये इसके तरीके हैं, किया जा सकता है। लेकिन अगर आप परमानेंट सोल्यूशन पूछिएगा, जैसे आप कह रहे थे कि नोएडा में एक कंट्री है, संविधान हमारा कहता है कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा कंट्री का और यूनिटरी गवर्नेंस है। मतलब पूरे कंट्री का एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा
बाद में स्टेट। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के चक्कर में जो बाबू लोग इतिहास के पन्ने पढ़ के पास करके आईएएस ऑफिसर बने, वो डिसाइड कर रहे हैं मेडिकल का मैनेजमेंट कैसे हो। और ये अपने डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं चाहता है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो, जैसे एक एसएचओ नहीं चाहता उसके थाना क्षेत्र में अपराध की संख्या बढ़े, यही चाह रहा है। ये कोरोना वायरस क्या बॉर्डर देख रहा है? कोरोना वायरस क्या एनसीआर देख रहा है? क्या देख रहा है कोरोना वायरस? और जब एनसीआर का गठन हुआ था 1987 में, कॉन्सेप्ट आया, उस समय तो यही कहा था कि दिल्ली को डिसेंट्रलाइज करने के लिए हम एनसीआर बना रहे हैं, ताकि आप एनसीआर में रहिए, दिल्ली काम करने के लिए आइए। अब ये जब कोरोना वायरस आया तो या तो 1987 के रेजोल्यूशन को डिसॉल्व कर दो और बोलो को बॉर्डर क्रॉस करना है तुम दूसरे स्टेट को, तुमको हम नहीं लेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे भारत की एक है, और इसको कैसे ठीक करेंगे आप? अभी भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल पे चल रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश रूल यहाँ किया था, जिस मॉडल पे किया था, उसी ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ये लाया था। इसको हम नाटक के तौर पे पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन अपने को पब्लिक का मालिक मानता है एक ब्यूरोक्रेट, और उसको खुश करना है अपने पॉलिटिशियन को। उसको पॉलिटिशियन को करना है कि हमारा स्टेट सबसे अच्छा कर रहा है। इसमें अच्छे खराब की बात नहीं, लोगों की जाने जा रही है आपके खींचातानी में। इसलिए सबसे गुजारिश कर रहा हूं, लोग जागरूक हों। पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट से गुजारिश कर रहा हूं कि ये स्टेट मतलब राज्य और केंद्र की लड़ाई छोड़ें, और अभी हमें भारत के नागरिक को बचाना है, इसके लिए सीरियसली लें। संवेदनशीलता की थोड़ी सी बू अपने अंदर रखिए, इतने संवेदनहीन मत होइए। और मैं कहता हूं कोरोना का संक्रमण हल्का है, राजनीतिक संक्रमण उससे ज्यादा घातक है, उससे बचिए। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, राजनीतिक संक्रमण सबसे ज्यादा घातक है, उससे हमें बचना होगा। और डॉक्टर सुमैया, मैं आपके पास डॉक्टर अलका के बाद आ रहा हूं। डॉक्टर अलका, ये क्वेश्चन है कि एनी विटामिन और मेडिसिन और डाइट इन इंडिया दैट कैन बी फॉलोड। मैं इस पे बहुत एक जनरल अप्रोच के साथ थोड़ा बताऊंगी। इम्यूनिटी बिल्डिंग, गुड हेल्थ, एक ब्रॉड टर्म में हम इसको यूज करते हैं। जैसे एक तरीके से समझिए, यहाँ स्कूल में बच्चों को से फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स करके बोला जाता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर एलिमेंट्स, जिसमें कि मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स सभी आएंगे, सबकी मात्रा खाना में, एक फूड में, खाने में सबकी कंटेंट होनी चाहिए। इस तरह से समझिए, गुड प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जहां भी लिखा है 0% फैट, वो सीधा ना खरीदो, उसमें 100% शुगर हो सकता है। बैलेंस डाइट, बच्चों में एक, यहाँ पे एक और, बच्चे बड़े सब में, मैं तो अपने बहुत बुजुर्ग पेशेंट्स को बोलती हूँ 5 a day करके एक बोला जाता है कि वो 5 a day में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखिए। नट्स उसमें आ सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे, तो वेल बैलेंस डाइट, जिससे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं। मैं पहले कभी इस तरह के प्रोग्राम में बोली हूँ कि एक इंसान क्या है, ठीक है, एक जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ठीक है, हमने कुछ चीजें इनहेरिट की है, वो है, लेकिन हम क्या बनाकर अपने हेल्थ को बना रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो वेल बैलेंस्ड मिक्स डाइट, जिसमें जो जनरल से लॉन्ग टर्म कंडीशंस हो जाते हैं, शुरुआत छोटी होती है, एक छोटी से ब्लड प्रेशर की टैबलेट ठीक है, लेकिन वही बढ़ते बढ़ते डायबिटीज एंड उस तरह बॉडी वेट, ये सब एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ गिव्स गुड इम्यूनिटी। जी डॉक्टर सुमैया, आपने पहले शायद हाथ अपना उठाया था, बट मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप अपनी बात कहें और उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो मैं वो दूंगा आपको। डॉक्टर सुमैया जी, हम उस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों हमारी जो एक कम्युनिटी है, सोसाइटी है, कंट्री के अंदर इस तरह की चीजें हो रही है और क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों का, जो जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और लीडर्स हैं, उनकी एक्शंस का, उन्होंने जो काम किए हैं अभी तक। एक बात तो ये है कि
कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये तो डॉक्टर अंशुमन ने अभी कह दिया है। पर इतने टाइम से एक पूरा साल गुजर गया है और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो मेन हेल्थ मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके जो मिनिस्टर है वो भी लगातार, आयुष मिनिस्ट्री है जो हमारी ऑल्टरनेट मिनिस्ट्री, उन्हीं के बारे में ट्वीट किए जा रहे थे। उन्होंने जाकर कोरोनिल जैसी दवाएं जो बाबा रामदेव की प्रोडक्ट है उसमें गिलोय, अश्वगंधा, इस तरह की 2-3 चीजें, और ये हमने ऑल्ट न्यूज साइंस के ऊपर फैक्ट चेक करके ये भी बताया था कि इसका कोई रिसर्च नहीं है जैसे वो क्लेम कर रहे थे। उसके बाद जो उनकी रिसर्च आई वो भी हमने देखकर बता दिया कि ये रिसर्च बिल्कुल ही फॉल्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ एसिम्टोमेटिक लोगों को लेकर ये रिसर्च कर रहे थे, और सबको पता है कि एसिम्टोमेटिक ज्यादातर ठीक ही हो जाते हैं। इसमें आप सीवियर कोविड को लें या मॉडरेट भी कोविड पेशेंट्स को लें, तभी भी हमें पता चलेगा कि शायद कोरोनिल का कोई इम्पैक्ट है या नहीं। पर खैर, हमारे जब मिनिस्टर्स जाके इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने ये रिसर्च पेपर ऐसे हाथ में लेकर कहा था कि देखो हमारे पास इसका प्रमाण मिल गया है कि ये दवाई इफेक्टिव है। तो ये चीजें बहुत ही गलत हैं, और पिछले पूरे साल से योगा से लेकर कोरोनिल से लेकर अभी भी जो गाइडलाइंस अपडेट की जा रही हैं, वो गाइडलाइंस सिर्फ आयुष की ही हैं। उसके अंदर च्यवनप्राश भी है, उसके अंदर ये कोरोनिल जैसी अश्वगंधा, गिलोय वगैरह, आयुष 64 करके एक और दवाई है जो पहले मलेरिया के लिए बनाई गई थी, वो मलेरिया के लिए भी इफेक्टिव नहीं है। वो हमने फैक्ट चेक करके ऑल्ट न्यूज साइंस में ये भी बता दिया था, और वो ही रिसाइकल करके दोबारा से वो अब कोविड-19 के लिए देना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हमें नजर आ रही है पिछले 1 साल में, जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को प्रमोट किया जा रहा है, सबसे ज्यादा वजन उसी में दिया जा रहा है, ना कि ऑक्सीजन प्लांट बनाए जो अभी इन्होंने रिलीज किए, ये सारी बातें कि हम ये हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। पूरे साल उन्होंने सिर्फ ऑल्टरनेटिव स्टफ पे फोकस किया है। और इससे ज्यादा जब मिनिस्ट्री का बजट आया था पिछले साल, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ही बजट था। इस साल जो अगला बजट आया है उसमें आयुष का जो नए हेल्थ रिसर्च का जो बजट है वो हेल्थ मिनिस्ट्री से बढ़कर है। तो अब इस तरह की जब टॉप डाउन इस तरह की जब चीजें आएंगी कि हम चाहते हैं कि आप आर्सेनिकम एल्बम ले, जो होम्योपैथी की दवाई है, या कोरोनिल ले, या अश्वगंधा ले, या काढ़ा पिए, उसके बावजूद हमने देखा है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। जिस तरह से हम सब कोविड के कोई ना कोई हम जानते ही हैं जिसे कोविड हुआ है, तो ये तो हमने देख ही लिया कि ये काम नहीं कर रही, उसके बावजूद ये क्यों प्रमोट की जा रही है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर सुमाया, इस तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं मन में, सभी के दिमाग में, कि क्यों प्रमोट की जा रही हैं ऐसी सारी चीजें, क्या किसी एक व्यक्ति को या संस्था को फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक कमेंट है, थोड़ा सा बड़ा है और मुझे लगता है इसका आंसर आपको ही देना चाहिए। सिद्धार्थ जैन पूछते हैं, इज इट ट्रू just now news going on that WHO suspends remdesivir from list of medicines after warning against use on COVID-19 patients. The World Health Organization has suspended Gilead's remdesivir, the popular antiviral medicine that was initially being touted as a potential treatment for COVID-19 cases for months, from its list of medicine. Doctor, जी, ये मैंने आर्टिकल में भी लिखा है। जो मैं 12,000 लोगों का ट्रायल बता रही थी वो WHO ने ही किया है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है किसी का इस ट्रायल में, जो बहुत बड़ी बात है। गिलियड ने उसे पहले ये प्रीप्रिंट जिसे कहते हैं, ये स्टडी का मैन्युस्क्रिप्ट पहले मिल गया था, और बिफोर ये पब्लिक हो ये डाटा, उसके पहले ही उन्होंने यूरोप के साथ और ये बहुत सारे लोगों के साथ एक $multi-billion की डील साइन कर दी। तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है इस तरह से चीजें प्रमोट करने का। तो जब उन्होंने डील साइन कर ही ली थी, उसके बाद 2 दिन के बाद इंटरिम डेटा निकला था WHO से कि ये देखें 12,000 लोगों के अंदर बिल्कुल रेमडेसिविर काम नहीं करती। उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी देखी और दूसरी भी चीजें देखी हैं। तो ये जरूर है, WHO का डेटा यही कह रहा है कि रेमडेसिविर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो WHO ने भी और दूसरी कंट्रीज ने भी, बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसे एक ट्रायल वर्जन में यूज कर सकते हैं, आपको टेस्ट करना है तो कर सकते हैं, पर सबको देने की ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी, वीरेंद्र गोयल जी, हमारे कार्यक्रम का समय एक लास्ट क्वेश्चन बस इसी से हो गया। मैं बिल्कुल आपसे ही पूछना चाह रहा था, क्या किसी पैनलिस्ट से आपका कोई क्वेश्चन है?
जी बिल्कुल है। इसी बात पे आते ही, ये बहुत सिद्धार्थ जैन जी ने बहुत अहम सवाल उठाया जिसका बहुत अहम जवाब डॉक्टर सुमैया ने दिया। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या ये माना जाना चाहिए कि आज के बाद डॉक्टर्स को रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से बचना चाहिए, जिससे कि मैं समझता हूं पैनिक का 60% अगर मैं कंट्रीब्यूट करूं तो आज वो रेमडेसिविर की प्रॉब्लम है। तो क्या आज के बाद डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए रेमडेसिविर? डॉक्टर अंशुमन साहब, अगर मेरे कहने से ऐसा कुछ हो रहा होता तो मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखिए पिछले 1 साल से मैंने क्या क्या कहा है। तो मेरे कहने से अगर रेमडेसिविर का चलना बंद हो जाता है तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि साइंटिफिक लिटरेचर पढ़िए, और जिस तरह से आप यूजेस कर रहे हैं रेमडेसिविर की, बिल्कुल मत कीजिए अगर मेरे कहने से होता। लेकिन अफसोस बस मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब गाइडलाइन ट्रायल नहीं आएंगी जी, तो यही चलता रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन ये जो पैनिक क्रिएट कराया हुआ रेमडेसिविर के चक्कर में, बिल्कुल कोई भी इसकी जरूरत नहीं थी, किसी तरह की जरूरत नहीं थी। ये सेल्फ रिकवरिंग है। कोविड एक सेल्फ रिकवरिंग डिजीज है। सिर्फ डॉक्टर को उस दरमियान, रिकवरी के दरमियान मदद ये करनी पड़ती है कि ऑक्सीजन कब हो रहा, ऑक्सीजन दे दो। स्टेरॉइड का जरूर कुछ ट्रायल में रोल आया है, तो वो डॉक्टर डिसाइड कर लेता है किस में देना है, किस में नहीं देना है। लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल, मीडिया प्रोपेगेंडा होता है, गिलेड आज नहीं, गिलेड फार्मास्यूटिकल 2002 जब सार्स आया था, 2012 जब मर्स आया था, तब भी चाहा था रेमडेसिविर को मार्केट में पंप करना, फेल हो गया। इस बार ट्रंप बैठा हुआ था वहां, ट्रंप ने परमिशन दी, रेमडेसिविर बिल्कुल लगा जैसे रामबाण दबा आ गई। और हिंदुस्तान की दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान एक मानसिक तौर पे ऐसी गाड़ी है जहां इमोशनली चार्ज लोग बैठे हैं, जो पकड़ लेते हैं लीक को, आप ब्रेक लगा देंगे कई किलोमीटर तक खींचते हैं। हिंदुस्तान में कोई चीज बंद होने में बहुत समय लगता है गोयल साहब, तब तक कितने घर बर्बाद हो जाएंगे रेमडेसिविर के चक्कर में, देखते रहिएगा। डॉक्टर साहब, घर बर्बाद हो जाएंगे जो आप बात कर रहे हैं, और जो भी एक सुमैया ने भी उठाया, जो कोरोनिल भी हमारे यहाँ चल रहा है, तो क्या उससे भी कुछ फायदा हो सकता है लोगों को? ये सवाल मुझसे है? जी, आपसे ही है। आपको याद होगा जिसमें कोरोनिल की बात आई थी, तब भी आप ही के चैनल से हम लोगों ने बात उठाई थी। देखिए, अगर किसी भी भावना, श्रद्धा, आस्था के पीछे छुपा हुआ व्यापार हो तो शक के दायरे में होता है। और जिस ट्रायल की बात डॉक्टर सुमैया ने उठाई है, कोरोनिल की पहली जो ट्रायल हुई थी, जयपुर के एक सेंटर का नाम दिया गया था, बाद में पकड़ा गया को ट्रायल फेक था, जिसका एम ही, पर्पस ही ये है कि मुझे व्यापार करना है। व्यापार करो, व्यापार करना गलत बात नहीं है, लोगों के जीवन के साथ व्यापार मत करो। दूसरी बात क्या होती है कि जब संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ स्वास्थ्य मंत्री जाके उसके साथ फोटो खिंचवा के स्टेज शेयर करता है, लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री गलत थोड़ी होगा। अगर गलत है तो बाकी पूरे भारत के डॉक्टर क्यों चुप हैं? इसका मतलब वो सही है, इंडोर्समेंट हो गया, कोरोनिल खाओ। और हम लोग जैसे डॉक्टर, अभी संजोग से जितने डॉक्टर बैठे हैं 3-4, सभी संजोग से मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं। ये अगर कहेंगे तो इनको लगता है मैं आयुर्वेद का विरोध कर रहा हूं। ये डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर मधु, डॉक्टर अलका आयुर्वेद का विरोध कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेद के विरोधी नहीं है, सच्चे आयुर्वेद के हम सपोर्टर हैं। लेकिन सच्चा आयुर्वेद भी एविडेंस पे चलता है, इस तरह से नहीं चलता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पावर और पैसे, इस पे आयुर्वेद नहीं चलता। आयुर्वेद की एक अलग पद्धति है, अलग सिद्धांत है। डॉक्टर अंशुमान, एक काउंटर क्वेश्चन इसी से मुझे निकल आया है, और मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे रख रहा हूं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को हम साथ करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि व्यापार करना है, करे, कोई बात नहीं है, जीवन से किसी के खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसी केस में स्वास्थ्य मंत्री का उस व्यापारी के साथ में फोटो खिंचाना और उसको एंडोर्स करना, एक तरह से, क्या जिस तरह से उन्होंने 2014 के इलेक्शंस में उस पार्टी को सपोर्ट किया था, बड़े बड़े वायदे उनके साथ मिलकर गढ़े थे, कहे थे, क्या कहीं उसको सिर्फ रिपे तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, बाय चॉइस तो मुझे नहीं मालूम है क्या होता है, लेकिन यहाँ हर कुछ सत्ता के लिए हो रहा है। चाहे अभी चुनावी रैली हो रही हो, या किसी को इंडोर्स करना हो, या किसान आंदोलन को किस तरह ले जाना हो, सीए एनआरसी बिल को कैसे, हर कुछ सत्ता के लिए होता है। इससे उठना पड़ेगा।
ये लोग भूल चुके हैं, हम राजतंत्र से निकल के प्रजातंत्र में आ चुके हैं 1947 में। संविधान भी बन के तैयार हो गया 1950 में। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पब्लिक को अपनी ताकत जिस दिन मालूम हो जाएगी तो पता चल जाएगा ये भिक्षुक जो 5 साल में सिर्फ चुनाव में आपके सामने आके हाथ जोड़ते हैं, इन भिक्षुक याचक आपसे मांगने आते हैं और आप अपनी शक्ति की पहचान कीजिए। ये सारी जो गोरखधंधा चल रहा है कंट्री में बंद हो जाएगा। जी, जो भिक्षुक जो याचक आपके सामने आते हैं मांगने और उसके बाद आपके ऊपर राजा बन के बैठ जाते हैं और आपको भिक्षुक बना देते हैं, आपको भिखारी बना देते हैं, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो वाकई ये सच्चाई है। हम अपने अधिकारों की पहचान करें, हमें पता होना चाहिए कि हमें सरकारों से क्या मांग करनी है, हमारे अधिकार क्या हैं। हम यदि उनसे आज भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा, सड़कें, ये सब मांगना शुरू कर दें तो आज भी हमारा देश आने वाले कुछ वर्षों में बदल सकता है और शायद हम और देशों की तरह भी बेहतर खुशहाल हो सकते हैं। अभी भी हैं, लेकिन और ज्यादा बेहतर जीवन, क्वालिटी का जीवन जी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लंबा समय दिया इतना और बड़ी बेबाकी के साथ सब लोगों ने बात रखी। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे, बट मैं समझता हूँ उन जिन दर्शकों के मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ, समय की वजह से भी नहीं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हैं, ऑलरेडी हम 2-3 दिन पहले के प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, तो पुराने आर्काइव में जाके वो शो पे देख सकते हैं, तो उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते। और अपने आप को ख्याल रखें, अपना बेहतर सुरक्षा करें, रश करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा, परेशान मत हो, पैनिक मत फैलाएं, ना हो ना किसी को होने दें। धन्यवाद।